वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। देखो, आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए अपन ने एक मुहिम चलाई है ताकि मैं आप लोगों का क्विक रिवीजन करवा सकूं। तो आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? जब कोई भी दो तत्व मिलकर आपस में एक नया उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं, अपन किस किस का रिवीजन कर रहे हैं। तो अपने इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं और उसको संतुलित कैसे किया जाता है और उसके प्रकार। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है, फिर अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला क्या है अपना? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? विस्थापन। और फोर्थ द्विविस्थापन। और फिफ्थ अपनी क्या है? उपचयन तथा अपचयन। फिर संरक्षण और लास्ट टॉपिक अपना क्या है? विकर्ण गणिता। देखो, इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। फिर क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? अभिक्रियाओं के प्रकार से। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है। देखो, एक एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो तत्वों को आपस में जोड़ दिया जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। वियोजन क्या हो जाएगी? इसके विपरीत। संयोजन मतलब जोड़ना और वियोजन मतलब तोड़ना। जब दो अभिकारकों को जोड़ के एक उत्पाद बनाएंगे, वो अभिक्रिया अपनी कौन सी है? संयोजन। फिर उसके विपरीत करेंगे, वो वियोजन। विस्थापन, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसके लिए अपन ने एक ट्रिक लिखनी है। काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी, फिर भी हाय उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, ये आपको लिखनी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ये लर्न करना है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। फिर द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में क्या होगा? जब आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, दो आयन होते हैं आपस में, दो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के आयन जब आपस में चेंज हो जाएंगे, वो अभिक्रिया कौन सी है? अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, वो क्या कहलाएगा? उपचयन। अपचयन में क्या होगा? इसके विपरीत, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। उपचयन तथा अपचयन जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो अभिक्रिया अपनी कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अपने पास क्या है? संरक्षण, लोहे के ऊपर जंग लग जाना है, किसी भी धातु के ऊपर जंग लगते जब वो खराब हो जाती है, वो प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है? संरक्षण। विकर्ण गंधिता, जब भी आप कोई ऑयली प्रोडक्ट लेके आते हैं और वो जब वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, उपचयित हो जाते हैं, तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनकी गंध बदल जाती है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकर्ण गंधिता। तो ये अपना चैप्टर है, इसका आज अपन रिवीजन करेंगे। अब देखो, अपना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह से हम सारे चैप्टर का
रिवीजन करेंगे, ताकि हाफ एयरली में जो अभी आपकी स्टार्ट होगी उससे पहले आपका मैं पूरा रिवीजन करवा सकूं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसी भी दो तत्वों को मिलकर जब कोई नया उत्पाद बनाते हैं, जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, जैसे अपने पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये अपना ये दोनों क्या है, अभिकारक। और ये अभिकारक जब एक नया उत्पाद बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आगे हम अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो इनको, ये अभिक्रिया कौन सी होगी, रासायनिक अभिक्रिया। इनको जब अपन ने सिंबल की फॉर्म में लिखा, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का O, तो ये अपने पास क्या है, समीकरण, ये क्या कहलाएगी आपकी समीकरण। अब देखो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो दूध का कमरे का टेम्परेचर बढ़ने के कारण दूध क्या होता है, फट जाता है, तो वो अभिक्रिया भी कौन सी होगी, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे का तवा, टेस्ला कील को अगर आप आदर्श वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो जंग लगना अभिक्रिया कौन सी हुई, रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकाया जाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सारी क्रियाएं कौन सी हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो अपने पास दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ उस कारण को अपन हटा देंगे तो वो वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और एक अपने पास क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन, जैसे अपन ने लाइट को जलाया और थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया, तो वो परिवर्तन कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपने दूध का दही बना दिया तो वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, दूध का दही में बदलना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे परिवर्तन कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, जिस कारण से परिवर्तन हुआ उस कारण को आप हटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन को आप वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते, इसमें एक नया उत्पाद बन जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। देखो पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अपन को पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। उसके बाद अपन अभिक्रिया करके देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्रियाकलाप दिए हुए हैं वो सारे अपन करके देखेंगे। देखो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ये क्या कह रहा है कि मैं एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को किससे रगड़ना है, रेगमाल से। रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। उसके बाद चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। ये बर्नर है और ये मैग्नीशियम रिबन है। जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की सहायता से जलाओगे तो अपने पास वोच ग्लास के अंदर क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अभी इसके जस्ट आगे अपन अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो अपने पास ये कैसे हुआ, हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम, और वायु से हमें क्या मिला, ऑक्सीजन। तो वायु की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो अपने पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऐसा क्यों हुआ, अब देखो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, आपस में दोनों योग करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन। जब इस अभिक्रिया को ये दोनों इधर वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो जब ये अभिकारक आपस में, दो अभिकारक
मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोझ ग्लास में इकट्ठा कर लिया। ऐसी अभिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। उसके बाद अपन देखो दूसरे क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक प्रश्न में अपन को क्या लेना है? लेड नाइट्रेट, और इसमें क्या मिला देना है? पोटेशियम आयोडाइड। तो ये देखो ये अपन ने 9th क्लास में सीखे थे। फॉर्मूलों को कैसे बनाया जाता है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में सीखे थे ना। पीपी की लेड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नाइट्रेट की कितनी होती है? 1। तो इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है और इसकी वैलेंसी इसमें चली जाती है, मतलब इनकी संयोजकता एक दूसरे में चली जाती है। तो अपने पास फॉर्मूला बन के क्या आया? NO3। इस तरह से अपन ने फॉर्मूले बनाने 9th क्लास में सीखे थे। जिसको नहीं आते वो एक बार 9th क्लास की बुक लेके रिवीजन कर ले इसका। देखो पोटेशियम आयोडाइड, और आपने क्या प्रेक्षण किया? अपन क्या प्रेक्षण करेंगे? क्या बनेगा इससे? यहाँ नाइट्रेट कितने? 2। तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? आगे जो अपन उत्पाद बनाएंगे उसमें भी नाइट्रेट के नंबर्स कितने होने चाहिए? 2। तो अपने पास क्या बनेगा? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अब देखो जितने अभी अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, जितने नंबर ऑफ अभिकर्मक होते हैं, जितनी संख्या अभिकारकों की होती है उतनी ही संख्या किसकी होनी चाहिए? उत्पादकों की। वो अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी वो अभिक्रिया कंकाली रिएक्शन कहलाती है। अब देखो एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है अपने को और उसके अंदर कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या डालना है? जिंक। और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl और सल्फ्यूरिक H2SO4। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता है? हाँ। जब ये देखो ये क्या है? जिंक। और ये अपने पास जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अपने पास क्या बनेगा? जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कि जब जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका तापमान बढ़ जाता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। तो अपने पास उत्पाद क्या बन गया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो गई। उसके बाद अपन क्या देखते हैं? अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में भी परिवर्तन हो गया। तो ये जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कहने का मीन्स क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है। जैसे जो भी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निष्कासित होती है? हाइड्रोजन। इस गैस को आप पता कैसे लगाओगे कि जो निष्कासित हुई गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं? तो जब भी अपन जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास ले जाएंगे या माचिस को इसके पास ले जाएंगे तो ये पफ साउंड के साथ जलती है, और जब भी वो पफ साउंड के साथ जलेगी तो अपन को पता चल जाएगा कि वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में भी परिवर्तन होता है। इन सब से अपन ये पता लगा लेंगे कि जिसके अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं वहां पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे देखो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अपने पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? समीकरण। जब अपन इन शब्दों को इनके सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वो अभिक्रिया अपने पास क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जो आपस में अभिक्रिया, जो दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जब ये अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं
हैं, आगे जो एक उत्पाद उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद। जो आगे एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, तत्व बना रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे, उत्पाद। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहेंगे हम, अभिकारक। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और ये क्या कहलाएंगे आपके, अभिकारक। ये रासायनिक परिवर्तन करने के बाद एक नया तत्व बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, उसको आप क्या कहोगे, उत्पाद। देखो फिर जितने भी अभिकारक होते हैं उनको आप कैसे लिखते जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड, इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड और इधर अपना कौन सा है, राइट हैंड साइड। तो जितने भी अभिकारक है, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, फिर मैंने प्लस करके क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। तो अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। जैसे अपने पास अभी तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो एक ही हुआ। अगर एक से ज्यादा उत्पाद बने तो अपन इसको आगे प्लस का साइन लगा के लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखोगे, इनके सिंबल के फॉर्म में। क्या रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त विधि है, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अपनी क्या बन गई, समीकरण। इस तरह से आप रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण या संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें कि जितने अपने पास अभिकारक होते हैं उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद। जब अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या के बराबर हो जाएगी तब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, नहीं तो वो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। और असंतुलित अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप, कंकाली समीकरण। देखो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने से क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है कि ना तो द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम द्रव्यमान के जितने भी तत्व ना तो उसका विनाश कर सकते और ना ही उसका सृजन कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने नंबर ऑफ अभिकारक होते हैं, जितने अभिकारकों की संख्या होती है उतनी ही उत्पादों की संख्या होगी, क्योंकि द्रव्यमान को आप ना तो विनाशित कर सकते हैं, ना तो उसका विनाश कर सकते हैं और ना ही आप उसका सृजन कर सकते हैं। बस जितने अपने पास तत्व होते हैं उनको कमियां ज्यादा करके हम दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान आपके उत्पादों का होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। देखो ये क्या है, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण कौन सी होती है, जो अभिक्रिया, आप मेरे साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते जाइए, जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कंकाली समीकरण। फिर अपने पास क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। अपने पास क्या बना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपने पास क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को हमने बाहर निकाल दिया। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इधर वाले अपने क्या है, अभिकारक। और जब दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया, उत्पाद। तो जितनी संख्या अभिकारकों की
है उतनी ही संख्या किसकी होनी चाहिए, उत्पादों की। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होना चाहिए, ताकि हम अभिक्रिया को संतुलित कर सके और दोनों तरफ इनका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर हो। देखो हम अभिक्रियाओं को संतुलित करना कैसे सीखेंगे। आपने क्या देखा कि पहले अपने पास जिंक के तत्व कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। तो दूसरी तरफ जो अपने पास उत्पाद है उनमें भी कितना है, जिंक का 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4। तो तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, संतुलित अभिक्रिया। जब तीर के दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमानों की संख्या या अभिकारक या उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, असंतुलित अभिक्रिया। और असंतुलित अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंकालीय अभिक्रिया। फिर अपने पास क्या, फेरस को किसके साथ रिएक्ट करवाया, जल के साथ। तो क्या बना अपने पास, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के अंदर आप नंबर लिखते जाओ। पहले चरण में अपन ने क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के बाद अपन ये देखेंगे कि फेरस के नंबर कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, क्योंकि हमें संतुलित करने के लिए दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो फेरस कितना है, 1 और यहाँ पे फेरस कितना है, 3। लेकिन जब हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ भी फेरस की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए, 2 और ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए, 4। क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। देखो पहले फेरस की कितनी है, 1 और उत्पादों में परमाणु की संख्या कितनी है, 3 और हाइड्रोजन की कितनी है, 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन अभिकारकों में कितना है, 1 और उत्पादों में कितना है, 4। तो अपन को दोनों तरफ क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ अभिकारक है, जितनी अभिकारकों की संख्या है उतनी ही संख्या किसकी करेंगे, उत्पादों की। तो अपन इस तरह से कौन सा मेथड लगाएंगे, हिट और ट्रायल मेथड लगाएंगे, जिससे अपन दोनों तरफ इनकी अभिक्रिया को संतुलित कर सके। देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हम अभिक्रिया को संतुलित कौन सी विधि से करते हैं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये होती है कि आपको जो भी आप अभिकारक ले रहे हो उसको आपको ये पता होना चाहिए उसकी संयोजकता कितनी है, क्योंकि ये जो सूत्र बनाने अपन ने 9th क्लास में सीखे थे वो यहाँ काम आना। देखो यहाँ पे फेरस कितने हैं, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8। फेरस कितने, 3। तो यहाँ पे भी फेरस कितने, 3 और हाइड्रोजन कितने, 8 हो गए बराबर। ऑक्सीजन कितने, 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है, ये अभिक्रिया कौन सी होगी, संतुलित। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी होती है, तो आप क्या लिखोगे, हिट एंड ट्रायल विधि। अब अपन पढ़ेंगे भौतिक अवस्थाओं को संकेत में लिखना, कि भौतिक अवस्थाओं को आप इनके संकेत में कैसे लिख सकते हो। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, देखो जब आपको किसी को सॉलिड फॉर्म में लिखना, सॉलिड मतलब कठोर फॉर्म में आप लिखोगे तो उसको किससे डिनोट करोगे, एस से। द्रव को किससे लिखोगे, एल से। गैस को किससे लिखोगे, जी से। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था
ठोस अवस्था को किससे डिनोट करोगे? एस से। द्रव को किससे लिखोगे? एल से। लिक्विड और गैस को जी से। जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपन क्या लिखेंगे? AQ। उसको अपन किससे डिनोट करेंगे? AQ से। जब भी देखो जैसे ये फेरस है अपने पास, ये एस लिख दिया, इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, मींस ये ठोस अवस्था में है। H2O, H2O को तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब आप उसको भाप के रूप में लिखोगे तो आप क्या दर्शाओगे? G। जैसे H2 यहाँ पे G लिखा है, आपने देखा है कि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है तो अपन क्या लिखेंगे उसको? जब वो द्रव अवस्था में है तो आप उसको क्या लिखोगे? L। लेकिन जब वो भाप की अवस्था में अपन काम में ले रहे तो अपन क्या लिखेंगे? G। लेकिन जब उसकी अपन ने बर्फ बना ली, उसको ठोस अवस्था में ले आए तब अपन उसको क्या लिखेंगे? S। तो जल को तीनों ही अवस्थाओं में लिखा जा सकता है, ठोस, द्रव तथा गैस। H2O के साथ G का उपयोग क्या है? उसके पास H2, हाइड्रोजन क्या है? गैस, और गैस को कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने? G। क्लियर? तो आपने को क्या करना है कि भौतिक अवस्थाओं को लिखने के लिए जब भी आप ठोस अवस्था में लिखोगे उसको किससे डिनोट करोगे? S से। द्रव को L से, गैस को G से, तथा जब उसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो अपन उसको किससे नोट करेंगे? AQ, एक्वेसिक सॉल्यूशन। देखो कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति के अनुसार आपको क्या लिखना है कि उसके ऊपर ये दिखाया गया है, उसका ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को भी दर्शाया जाता है। ताप क्या होगा? मतलब हम उसको कितनी उष्मा दे रहे हैं। दाब क्या होता है? अपन उसको कितना दबाव दे रहे हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं पर अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तथा अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। तो ये क्या दिखाया गया? एटमॉस्फेयर, कि उसके कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के ऊपर कितना दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है, उससे बनने वाला उत्पाद क्या बना? मेथेनॉल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2, ये अपने रिएक्शन किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को अभिक्रिया करवाई जाती है सूर्य के प्रकाश से, क्या क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, ग्रहण करता है। उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल। तो ये अभिक्रिया किसकी है? प्रकाश संश्लेषण की। लेकिन इसमें अपने को दिखाया क्या गया है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाता है, बीच में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। क्लियर? आपको यहाँ पे ये सीखना है कि ताप, दाब और उत्प्रेरक क्या होते हैं। ताप मतलब किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा को देना। तो दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक ऊष्माक्षेपी तथा एक ऊष्मा शोषी। जब अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा को शोषण किया जाता है, शोषित किया जाता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, जिस अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा बाहर निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर जितनी भी अशुद्धियां उनको हटाया जा सके और वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
जल सके। दूसरा अपना क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। फर्स्ट अपना क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अपन क्या लिखेंगे, H2Cl2 2HCl। देखो दोनों तरफ जितने अभिकारक लिखे हैं उतने ही अपने को क्या लिखना है, उत्पाद। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी कितने हैं, 2, तो आपने क्या लिखे 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया अपने पास क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। याद देखो इसमें, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। अपने पास क्या बना, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्लोराइड कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोराइड कितने हो गए, 3। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो अपन इसके आगे 2 लगा दें। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, और क्लोरीन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 3। 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्लोरीन कितने हो गए, 6, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 6। बेरियम यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, 3, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट भी कितने हैं, BaSO4 3 देना। तो देखो अब ये रिएक्शन क्या होगी, संतुलित है। जितने नंबर ऑफ अभिकारक है उतने ही नंबर ऑफ उत्पाद है। देखो बेरियम कितने हैं, 3, और यहाँ भी बेरियम कितने हैं, 3। क्लोरीन कितने हैं, 3 को 2 से गुणा करना होता है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6, और यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 6, 3 को 2 से गुणा करो। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। सल्फेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3, और यहाँ भी सल्फेट कितने हैं, 3। देखो जो नंबर आगे लगा होता है, ये जैसे ये 3 लग रखा है, इसका मतलब बेरियम में कितने हैं, 3, और सल्फेट में कितने हैं, 3। यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 6, क्योंकि क्लोरीन के साथ 3 लगा हुआ है, ये 3 इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्लोरीन के तत्व कितने हो जाएंगे, 6, और एल्यूमिनियम के तत्व कितने हैं, 2। आगे देखो, जल में बेरियम सोडियम प्लस जल, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो NaOH और H2, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने लिख देंगे, 2 NaOH, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे 2 H यहाँ पे ले ली और 2 H यहाँ पे हो गए। हाइड्रोजन कितने इस तरफ, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये हो गए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, भाई जो आगे लगा हुआ है 2, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ भी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी सोडियम कितने हो गए, 2। ये अभिक्रिया भी क्या होगी, संतुलित। सबसे पहले आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग देख सको। जब आपको ये फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे तो आप इजीली उसको संतुलित कर सकते हो। फिर देखो, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अभी वैसे ही लिख लेंगे। क्या दिया है, जल में बेरियम क्लोराइड, इसके मतलब अपने पास क्या बन गया, जलीय विलयन, और जलीय विलयन को अपन किससे लिखेंगे, एक्यू से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था भी अपन को लिखनी है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, अब ये इनके साथ अपन इनकी अवस्थाएं लिखेंगे, तो इसको
मिलेंगे, ये भी जल में है और ये भी किस में है, जल में। अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में है, पीपीटी। जो जल में अघुलनशील हो उसको क्या बोलते हैं, लिखा है ना, अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। तो ये अवस्था होती है प्रिसिपिटेट, जो जल में अघुलनशील होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और उसको किससे दर्शाते हैं, पीपीटी से। क्या लिखोगे आप, पीपीटी। अब NaCl, अब अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, और क्लोराइड भी कितने हैं, 2। तो यहाँ भी अपन क्या लगा देंगे, 2 हो गए। बेरियम भी एक है और सल्फेट भी एक है, तो आगे बेरियम भी एक है और एक सल्फेट भी एक है, संतुलित। सेकंड क्या है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन HCl। ये भी दोनों कौन सी अवस्था में है, जल में। तो आप क्या लिखोगे, AQ, और ये भी AQ। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, NaCl प्लस H2, जल बना दिया। अब देखो H2O, एक H ये है, एक H ये है, और H2O बना लिया, H2। अभिक्रिया संतुलित हो गई, NaCl। तो सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है, सोडियम भी एक है, इधर अभिकारकों में क्लोरीन भी एक है। हाइड्रोजन कितने थे, 2, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन अपने पास ये रहे। तो ये अभिक्रिया इस तरह से आप लोगों को संतुलित करनी है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, क्लियर। इसी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर। उसमें अपन ने कर ली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है। और आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले तो ये पता रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। देखो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पहले ये देख लिया करो कि उसका रिवीजन किस किस का करना है आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले कौन सा है, संयोजन, फिर वियोजन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाओं का अपन रिवीजन करेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन तथा उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद अपना संरक्षण और विकृता गणित हो जाएगा, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो संयोजन में क्या होता है, दो तत्वों को आपस में जोड़ना। संयोजन, वियोजन इसके विपरीत, संयोजन में संयोग करवा दो, वियोजन में उनको तोड़ दो। विस्थापन, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। द्विविस्थापन में जब अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन। ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और शोषी के अंदर ऊष्मा का शोषण होता है। उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना। और जब उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 1 बाय 1 अपन सारी अभिक्रियाएं करेंगे। देखो पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में आपको क्या करना है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेना। कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे क्या मिलाइए, जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए,
और इसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपने पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, जल मिला दिया तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो देखो जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जो संयोजन अभिक्रिया है, अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने पास जब कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ने जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो अपने पास उत्पाद क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्सर्जित हुई। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाए वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। देखो ये क्या है, एक अपने पास क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो जब दो तत्व, अपन क्या लिख सकते हैं, जब तत्व प्लस तत्व तो क्या आएगा, यौगिक बनाते हैं, वो भी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। जब यौगिक प्लस यौगिक और उत्पाद में भी क्या बने, यौगिक, वो अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, एक यौगिक है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक यौगिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हुआ, यौगिक। तो यौगिक के साथ जब यौगिक अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद भी क्या होता है, कोई ना कोई यौगिक ही बनेगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। फिर अपन को कौन सी अभिक्रिया करनी है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनती है जो चमकीली होती है और अपनी जैसे सफ़ेदी की जाती है दीवारों के ऊपर, तो वो किसकी की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी और एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कर दी। और संगमरमर का फॉर्मूला भी क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि बुझे हुए चूने के जब अंदर आप पानी मिलाते हो तो अपने पास क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब देखो कोयले के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी अभिक्रिया कौन सी हुई, संयोजन अभिक्रिया। हमने क्या पढ़ा, ये कार्बन भी क्या है, एक तत्व और ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व। हमने पढ़ा ना, जब तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एक यौगिक। और इसने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक यौगिक। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। फिर देखो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि देखो जब भी दो तत्व हों या दो यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन
अभिक्रिया, तत्व तत्व के साथ अभिक्रिया कर सकता है, यौगिक यौगिक के साथ अभिक्रिया कर सकता है। दोनों ही कंडीशन में अपने पास क्या बन के आएगा, एक यौगिक या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया में मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? तो आपको संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रियाएं क्लियर हो गई हैं। आगे देखो, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। तो यहाँ भी ऊर्जा उत्सर्जित हुई। ये अभिक्रिया भी कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के साथ साथ ये अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है, मतलब दो अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि देखो जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, बहुत सारे छोटी आंत के अंदर पेप्सिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब उस भोजन को तोड़ा जाता है तो वो आपने पढ़ा है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 6 वाले में कि श्वसन होता क्या है। तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें जब श्वसन से प्राप्त होती है तो श्वसन के अंदर क्या निकली? ऊष्मा। और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि देखो कंपोस्ट खाद बनाना होता क्या है? जैसे अपन किचन में काम करते हैं, अपने किचन के अंदर जितनी भी सब्जियों के छिलके होते हैं और फल फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो अपन किस में डालते हैं? ऐसे मिट्टी के अंदर डालते रहते हैं। फिर उनके ऊपर जैसे ये छिलके डाल दिया अपन ने, यहाँ पे क्या डाले हैं? छिलके। इन छिलकों के ऊपर अपन इस तरह से एक लेयर बना देते हैं मिट्टी की और ऊपर से फिर छिलके डाल देते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, फिर एक लेयर बना देते हैं। तो इस तरह से क्या बनती है? एक कंपोस्ट खाद बन जाती है जिसको हम खाद बोलते हैं। वो खाद बनती है, उसमें भी क्या होती है? यहाँ पे जैसे आप उनको छिलकों को अपन दबा रहे हैं या अदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप दबा रहे हो तो वहाँ से क्या निकलेगी? ह्यूमिडिटी निकलती है, ह्यूमस निकलती है। एक तरह से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है वो अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कंपोस्ट बनाना भी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर अपने पास है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब अपघटन। संयोजन में क्या क्या? हमने दो तत्वों को जोड़ के एकल उत्पाद बनाया। अब इस जो एकल उत्पाद बनाया था उसको तोड़ दो आप। जैसे एकल अभिकर्मक होता है उसको तोड़ के हमने दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना दिए, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन। तो तोड़ने के लिए या तो हमें उसके अंदर ऊष्मा देना पड़ेगा या फिर हमें उसके अंदर ताप देनी पड़ेगी या फिर हमें उसके ऊपर दबाव देना पड़ेगा। तो वो अभिक्रिया देखो हमने क्या पढ़ा? जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो क्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। तो वियोजन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, या तो हमें ताप देनी पड़ेगी या दाब देनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। प्रकाशीय ऊर्जा से भी हम अभिकारकों को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण। तो देखो संयोजन के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन। और वियोजन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। ये अभिक्रिया अपने पास कौन सी थी?
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्सर्जन करना, तो संयोजन के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन। वियोजन कौन सी होगी? ऊष्मा शोषी। अब देखो संयोजन को हमने क्या बोला? ऊष्मा क्षेपी। और ऊष्मा क्षेपी के विपरीत अभिक्रिया कौन सी आती है? ऊष्मा शोषी। में भी आपको चारों जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गए होंगे। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्वों को जोड़कर एक बनाना है, वियोजन में उनको तो एक अभिकारक को तोड़कर बहुत सारे उत्पाद बनाने हैं। ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन करवाना है और ऊष्मा शोषी के अंदर ऊष्मा का शोषण करवाना है। क्लियर? उसके बाद देखो, एक शुष्क कवच नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। अपन को क्या लेना है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। उसके बाद बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का अपन रंग देखेंगे। देखो जैसे ही इसको आप गर्म करोगे तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होंगे? धीरे धीरे निकल जाएंगे, वो भाप बन के उड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो हरे रंग में परिवर्तन सल्फर के दहन से विशिष्ट गंध भी आप सूंघ सकते हैं। देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। सल्फर के दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक विशिष्ट गंध आती है, उसको आप महसूस कर सकते हो। ये क्या है अपने पास? फेरस सल्फेट। अपन ने क्या दी? ऊष्मा। जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है वो अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को अपन ने गर्म किया तो अपने पास क्या बन के आया? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अपने पास एक अभिकारक था, उस अभिकारक को तोड़ के अपन ने बहुत सारे उत्पादों में चेंज कर लिया। वो अभिक्रिया कौन सी होगी? वियोजन। और जब इनको जोड़कर अपन वापस से फेरस सल्फेट बना ले, वो अभिक्रिया कौन सी हो गई? संयोजन। मतलब संयोजन और वियोजन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया होती हैं। इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे 7H2 वो क्रिस्टल जल त्याग देता है। देखो क्रिस्टल जल कौन सा होता है? जिसके अंदर वाटर के फिक्स मॉलिक्यूल हो। जैसे यहाँ पे 7 लिख रखा है, तो अगर अपन क्रिस्टल जल बोलेंगे तो वहाँ पे जो जल के अणु होते हैं वो फिक्स होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जल। तो ये क्रिस्टल जल त्यागने के कारण क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि सल्फर डाई तथा ट्राई क्या है? गैस है। ये यहाँ पे अवस्थाएं लिखनी अपन ने सीख रखी है। फेरिक ऑक्साइड ठोस अवस्था में पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जब अपन इसको क्या देंगे? ऊष्मा, तो ये किस किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये अपने पास क्या था? एक अभिकारक, और ये अभिकारक अपने उत्पादों में टूट गए, और ये क्या है? दोनों उत्पाद। तो जब कोई भी अभिकर्मक अपने छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। और इसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। एक कवच नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, क्या लेना है आपको? लेड नाइट्रेट। चिमटे से कवच नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? कोई परिवर्तन हुआ है? आप देखोगे कि भूरे रंग का धुआं
उत्सर्जित होता है। जैसे ही अपन ने क्या लिया, लेड नाइट्रेट, इस चूर्ण को आप जैसे ही ज्वाला के साथ गर्म करोगे तो इसमें एक भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और ये इसके साथ ही क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है, लेड नाइट्रेट, इसको अपन ने क्या दे दिया, ताप दिया, और लेड ऑक्साइड ये किस में बदल गई, लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है अपनी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक, अपने पास अभिकारक क्या था, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट को जब अपन ताप देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, अपने छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, और ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर अपने पास एक प्लास्टिक का मग लेना है आपको, उस प्लास्टिक के मग के अंदर 2 रोड लगानी है, ठीक है। एक में इस तरह से जैसे दिखाई गई, ये 2 रोड लगा रखी, एक में क्या होगा ऑक्सीजन और एक में क्या होगा हाइड्रोजन। ये जल लिया अपन ने। देखो पहले वाला जो वियोजन किया वो किससे किया, उष्मा से। दूसरे वाला कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन किया वो किससे किया, तापीय वियोजन। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, तापीय वियोजन। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जल का विद्युत अपघटन। तो ये अपघटन किससे हो जाएगा, विद्युत के द्वारा। अब अपन ने ये जो प्रकनली लिए, इसमें अंदर 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। यहाँ पे ये देखो ये बैटरी लगाई है। यहाँ से जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, एनोड पे कौन सा साइन होता है, प्लस का, कैथोड पे माइनस का। तो देखो माइनस वाले के पास कौन सा जाएगा, अपोजिट चार्ज वाला। तो हाइड्रोजन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, इस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही अपन जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ पे जो बुलबुले आपको दिखाई दे रहे हैं एक रोड के अंदर, इसमें तो क्या आ जाएगी ऑक्सीजन, और इसमें क्या आ जाएगी हाइड्रोजन। तो अपन को पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी H2O। तो इसके अंदर ऑक्सीजन H2O, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसके अंदर क्या है ऑक्सीजन और इसके अंदर क्या है हाइड्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना को आंसर देना है। देखो एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके अंदर 2 छिद्र करके उनमें रबड़ की डाट लगा दी, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए, जैसे कि आपने चित्र में देख रहे हैं ना। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। हमने जोड़ दिया। उसके बाद मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसके अंदर डूब जाए, और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। हमें साथ में क्या डालना है, H2SO4। जल से भरे 2 असंगत प्रकनलियों में दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रभावित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ दो। धीरे धीरे आप क्या देखोगे, इसके अंदर बुलबुले बन रहे हैं। अब दोनों प्रकनली गैस से भर जाएंगे, तब उनमें सावधानी पूर्वक उनको हटाना है। उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों प्रकनलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच करनी है। हमने पढ़ा था जब भी हाइड्रोजन गैस की आप जांच करोगे, मैच स्टिक जैसे ही लेके जाओगे, वो मोमबत्ती क्या हो जाएगी, वो मोमबत्ती नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस पप साउंड के साथ जलती है। एक में देखो अपन ने प्रकनली हटा ली, एक में क्या है ऑक्सीजन और एक में क्या है हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लाओगे तो जिस प्रकनली के अंदर हाइड्रोजन गैस है वो पप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलेगी, और जिसमें ऑक्सीजन है वो आवाज बिना आवाज के जल जाएगी। तो अपन इससे पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रकनली में हाइड्रोजन गैस है और कौन सी प्रकनली के अंदर ऑक्सीजन गैस है। फिर अपने पास दोनों प्रकनलियों में कौन सी गैस उपस्थित है, एक में ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन। फिर आपको क्या करना है, आगे वाली एक्टिविटी देखो। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका रंग कैसा है, इसे चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और थोड़ी देर के बाद अपन क्या देखते हैं, क्योंकि ये अपने आयंस में विभाजित हो जाएगा। देखो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है।
जो ये सिल्वर क्लोराइड था अपने पास AgCl, ये किस कलर का था? श्वेत रंग का। थोड़ी देर के बाद अपन देखते हैं किस कलर में चेंज हो जाता है? दूसरे रंग में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से वियोजित हो जाता है। और ये सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड किस में टूट गया? सिल्वर और क्लोराइड में। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह की अभिक्रिया होती है। ये सिल्वर क्लोराइड और सेम इसी तरह कौन सी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया होती है या कौन सी रासायनिक यौगिक होते हैं जिनको श्वेत फोटोग्राफी के अंदर यूज लिया जाता है। तो आप क्या लिखोगे? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि श्वेत फोटोग्राफी या श्याम, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी ना, अब तो अपन मोबाइल से बना लेते हैं। पहले वो कैमरामैन आता था, फोटो उतारता था ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो उस ब्लैक एंड व्हाइट को फोटो को साफ करने के लिए किसको काम में लिया जाता था? सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को। क्लियर? आगे देखो, ठीक है, इस तरह से अपन ये आगे करेंगे। आगे देखो, देखो अपन ने कौन सी पढ़ी? संयोजन अभिक्रिया। फिर कौन सी पढ़ी? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को अपन 3 तरह से लिख सकते हैं। पहली ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जब अपन ऊष्मा देके अभिकारकों को तोड़ते हैं तो उसमें कौन सी आएगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। फिर अपने पास क्या है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जैसे अपन ने सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ा था प्रकाश के द्वारा, इसे श्वेत फोटोग्राफी के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अपने ने क्या थी? विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया, जैसे अपन ने H2 जल को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को वियोजित किया था, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक अपने छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के आप 3 प्रकार लिख सकते हो। पहला ऊष्मीय वियोजन, जब ऊष्मा देके हम किसी भी अभिक्रिया को तोड़ेंगे, दैट इज ऊष्मीय वियोजन। फिर दूसरा अपना कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन, जब प्रकाश के द्वारा आप, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर क्लोराइड है, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन। विद्युतीय अपघटन, जब हमने जल को इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा था, वो अभिक्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। अब देखो, एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। आपको क्या लेना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिला लीजिए। पहले अपन ने क्या लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड। अपने हथेली से प्रणाली के नीचे सिरे को छूइए। आप कैसा महसूस करते हैं? ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? तो देखो अपने पास क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसको रिएक्ट किसके साथ करवाना है? अमोनियम क्लोराइड। तो अपने पास क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं हुआ और ऊष्मा इसमें क्या की जाती है? देखो 2 अभिकारक थे, उत्पाद कितने बन गए? 3। तो ये अभिक्रिया अपने छोटे छोटे उत्पादों में टूटे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग स्फेदी करने के लिए किया जाता है
उसका नाम बताइए आप। उस पदार्थ का नाम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सूत्र भी लिखना है, ठीक है। और इसको ईंधन के बिना बुझा हुआ चूना। ऊपर लिखे गए पदार्थ की X की जल के साथ अभिक्रिया लिखी। देखो ये पदार्थ X क्या है अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अपन को अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? जल के साथ। तो अपने पास बनने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। क्योंकि देखो जो एक्टिविटी अपन ने करके देखी थी इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या है? H2O। तो इसका जो आयतन होगा वो कितने रेशियो में होगा? 2:1, 2:1। तो हाइड्रोजन गैस कितनी हो जाएगी? दोगुनी। और ऑक्सीजन गैस कितनी होती है? उससे कम। फिर अपने पास है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया करने से पहले आप अपनी एक ट्रिक लिखो ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, जो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं और उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो अपने पास ट्रिक क्या है? काली ने कार मांगी, एल्टोजीन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर और ओडी। ठीक है। काली ने कार मांगी, एल्टोजीन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। उसने क्या मांगी थी? एल्टोजीन फरारी, लेकिन उसको क्या मिल गई? सिल्वर और ओडी। देखो ये अपने पास ऊपर से नीचे अपन जैसे जैसे आते जाएंगे अब इनकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। जो सबसे ऊपर धातु है वो क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील। जैसे ये धातु कौन सी अपनी? पोटेशियम। तो अपन सब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितनी भी धातुएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लो। देखो अत्यधिक क्रियाशील धातु है और जो हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु है वो कम क्रियाशील धातु होती है। और सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी आपको पता है जो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। तो विस्थापन में अपन क्या पढ़ेंगे कि जैसे ऊपर वाली जो धातुएं होती है वो नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो धातु होती है ये कम क्रियाशील हैं और ये वाली जो धातु होती हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारी धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। अब देखो सॉरी, इस प्रणाली के अंदर 2 कील है लोहे की और इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसको अपन रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? फेरस के साथ। तो ये फेरस इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों? अपने वाली ट्रिक पे आओ। कॉपर का है हाइड्रोजन के नीचे, तो ये कम क्रियाशील है और फेरस का है हाइड्रोजन के ऊपर। तो विस्थापन में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है और उसकी जगह खुद आ जाती है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट और कॉपर का विस्थापन हो जाएगा और इसका कलर फेड हो जाएगा। अब देखो लोहे की 3 कील लेनी है, उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना। उसके बाद A तथा B से चिन्हित हुई 2 प्रणालियां लीजिए, उसके अंदर दोनों कीलों को धागे से बांधकर लटका दीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट के लिए अपन रखते हैं। जैसे ही 20 मिनट के लिए रखेंगे, जो ये फेरस था, जो लोहे की कील है वो क्या है? फेरस ही तो है। ये फेरस इस कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसकी जगह अपना एक उत्पाद बना लेगा, फेरस सल्फेट। देखो
लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो गया? क्यों हो गया भाई? क्योंकि फेरस ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये फेरस की कील थी, ये कॉपर सल्फेट का विलयन था। अपने पास क्या बन गया? आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया? विस्थापित। विस्थापित होने की वजह से जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो कैसा हो जाएगा? मलिन, क्योंकि वहां पे क्या आ गया? फेरस। इस अभिक्रिया में लोहे ने, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, और इस अभिक्रिया को हमने क्या कह दिया? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिंक कॉपर सल्फेट। अब ये जिंक भी कहाँ था? कॉपर के ऊपर ने। अपने वाला ट्रिक याद करो, काली ने कार मांगी, अल्टो जीन फरारी फिर भी हाय। देखो अब जिंक का है ऊपर और कॉपर का है हाइड्रोजन के नीचे, तो ये वाली अधिक अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह क्या बना लिया? जिंक सल्फेट, और ये क्या बन गया? कॉपर विस्थापित हो गया। उसके बाद लेड और कॉपर क्लोराइड। फिर भी देखो हाइड्रोजन के ऊपर है ना, लेड भी कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये भी कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये लेड भी कॉपर को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह लेड क्लोराइड आ जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। कहने का मीन्स क्या है? आपको ये ट्रिक लर्न होनी चाहिए। इस ट्रिक से आपको ये पता चल जाएगा, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या कॉपर जिंक को विस्थापित कर सकता है, हाँ या ना, तो आप आसानी से उसके जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है देखो ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं वो अधिक क्रियाशील है, लेकिन जो कम क्रियाशील धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। सिर्फ जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो एक कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। तो आपको इस तरह से लिखना है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, और विस्थापन करना ही क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी एक ट्रिक और याद रखना, जब भी विस्थापन अभिक्रिया आएगी उसके आगे हमेशा एक तत्व मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना। द्वितीय विस्थापन में हमेशा क्या बनेंगे? दो अभिकारक और दो ही उत्पाद मिलेंगे। उत्पाद तो इसमें भी दो हैं, देखो फेरस सल्फेट और कॉपर, लेकिन आगे हमेशा एक तत्व मिलेगा, उसमें हमेशा द्वितीय विस्थापन के अंदर हमेशा दो तत्व होते हैं। देखो आगे, सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए और बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयनों को मिला दीजिए। अपन क्या देखेंगे? देखो यहाँ से अपन को क्या लेना है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो अपने पास क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अभिक्रियाओं को संतुलित करना अपन सीख चुके हैं, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। ये अपने पास क्या है? बेरियम सल्फेट, और ये उत्पाद क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो देखो विस्थापन में अपन ने क्या पढ़ा कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी, बट द्वितीय विस्थापन में क्या होगा कि दो अभिकारकों के जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखो एक क्लास के अंदर मान लो दो बच्चे बैठे हुए हैं, इधर एक क्या है? अधिक स्ट्रॉन्ग है और एक थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, तो एक तो वो उसका धक्का देके उसकी जगह पे खुद बैठ जाए, उसको तो आप क्या बोलोगे? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक क्या होता है, दोनों ऐसे कि भाई आप तो मेरे वाली सीट पे बैठ जाओ और मैं आप वाली सीट पे बैठ जाता हूँ, आपस में शेयरिंग, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इससे आपको याद रखना है कि जो अधिक ताकतवर होता है वो उसका धक्का देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, वो तो है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब आपस में कि भाई आप मेरी सीट पे बैठ जाओ मैं आपकी सीट पे बैठ जाता हूँ, तो वो अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिकारकों या उत्पादों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखो
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? मे भी आपको समझ में आ गया होगा। विस्थापन और द्वितीय विस्थापन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विस्थापन के अंदर धक्का दो, खुद बैठ जाओ, और द्वितीय विस्थापन में शेयरिंग कर लो, आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह चला जाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय विस्थापन। जैसे देखो, सोडियम कहाँ चला गया? क्लोराइड के साथ, इसके साथ दोस्ती कर ली। बेरियम ने क्या कहा? मैं अकेला क्यों रहूंगा भाई, मैं सल्फेट के साथ चला जाता हूँ, तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। पहले वाले जो अभिकारक थे उसमें क्या था? सोडियम और सल्फेट। इधर क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। कई बार ऐसे भी तो होता है कि एक ने एक के साथ दोस्ती कर ली, तो दूसरे कह रहा है मैं अकेला क्यों रहूं, मैं इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता हूँ, तो इसने भी अपना यौगिक बना लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपस में जब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन। जब इन अभिकारकों या उत्पादों के अंदर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, वो अभिक्रिया कौन सी है आपकी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? आगे देखो, आपने लीड नाइट्रेट था पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। हाँ, देखो एक और अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी, लीड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड। तो अपने पास क्या था? अब ये देखो, ये पोटेशियम किसके साथ है? लीड किसके साथ चला जाएगा? आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम कह रहा है भाई मैं अकेला क्यों रहूं, मैं किसके साथ आ जाऊंगा? नाइट्रेट के साथ। तो बनने वाला प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ भी आयनों का क्या हो गया? आपस में आदान प्रदान। इसके जो लीड के साथ जो नाइट्रेट था वो किसके साथ चला गया? पोटेशियम के साथ। और जो ये आयोडाइड है ये किसके साथ आ गया? लीड के साथ। तो आयन आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। अब अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या, अवक्षेप किस रंग का था? जो आयोडाइड होता है वो येलो कलर का होगा, ये पीले रंग का था, और ये रंगहीन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये वाली जो समीकरण है ये क्या है? संतुलित है। संतुलित समीकरण कौन सी होती है? जब अभिकारकों तथा उत्पादों में दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो, वो अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कौन सी है? संतुलित अभिक्रिया। क्या यह भी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान। भाई लीड के जो आयन्स थे, यहाँ पे देखो लीड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, इन्होंने अपने आयन आपस में एक्सचेंज कर लिए। और हमने क्या पढ़ा है? जहाँ भी आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया अपनी कौन सी होगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अपने पास क्या है? उपचयन एवं अपचयन। ये उपचयन, अपचयन, विकृता गणिता, संरक्षण, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ जितने भी आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपन साथ साथ सारे कवर कर लेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।